दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा समुदाय को 10% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानी चेन्नम्मा के विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हुए। ग्रीन वॉशिंग की रोकथाम और विनियमन पर दिशा निर्देशों का मसौदा जारी किया गया। ट्रिपल डिप ला नीना, अनऑर्थोडॉक्स सर्कुलेशन एंड अनयूजुअल स्पिन इन एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया शीर्षक से एक अध्ययन जारी किया गया। पोटेशियम की उपेक्षा से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा शीर्षक से एक शोध प्रकाशित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल लॉन्च की। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा समुदाय को 10% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक व्यापक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह विधेयक इसी रिपोर्ट के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है। इससे पहले साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के एक अधिनियम को निरस्त कर दिया था। इस अधिनियम ने मराठा समुदाय के लिए शैक्षणिक संस्थानों और राज्य लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को निरस्त करते हुए कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी। पहली, आरक्षण की 50% की सीमा से अधिक मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति निर्मित नहीं हुई है। इंदिरा साहनी मामले 1992 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण पर 50% की सीमा तय की थी। इसके साथ ही अनुच्छेद 16(4) राज्य को लोक नियोजन में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। बिना किसी असाधारण परिस्थिति के आरक्षण का अधिकतम सीमा से अधिक होना स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। इसके साथ ही 50% की सीमा का अतिक्रमण करना एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो समानता पर नहीं बल्कि जाति आधारित शासन पर टिका होगा। अंत में कोर्ट ने यह भी माना कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का मानदंड आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। चलिए बात करते हैं विधेयक से जुड़ी चिंताओं के बारे में। क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली सन्स ऑफ द सॉइल यानी धरती पुत्र मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अन्य समुदायों की ओर से भी समान मांगे उठ रही हैं। इससे सामाजिक एकजुटता प्रभावित हो रही है। अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की ओर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानी चेन्नम्मा के विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हुए। इस घटना के उपलक्ष्य में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन जैसे कई सामाजिक समूह कित्तूर में नानू रानी चेन्नम्मा अर्थात मैं भी रानी चेन्नम्मा हूं राष्ट्रीय अभियान का आयोजन कर रहे हैं। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले रानी चेन्नम्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इनका जन्म कर्नाटक के बेलगावी जिले के ककाती गांव में हुआ था। उनका विवाह देसाई वंश के राजा मल्ल सर्ज से हुआ था। इस प्रकार वे कित्तूर, जो कि अब कर्नाटक है, वहां की रानी बन गई थी। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया था। उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित भी किया था। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसे उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। वैसे ये सिद्धांत उस समय व्यवहारिक रूप से लागू भी नहीं हुआ था। रानी चेन्नम्मा जी के जीवन मूल्य थे साहस, दृढ़ संकल्प, नेतृत्व कौशल, निस्वार्थता आदि। इस ओर अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य में रियासतों के विलय के लिए 3 मुख्य नीतियों का सहारा लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्हीं में से एक नीति थी। इसे व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति भी कहा जाता है। इसके अलावा अन्य 2 नीतियां थी, रिंग फेंस की नीति और सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ऐसी किसी भी देशी रियासत या क्षेत्र का ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता में स्वतः विलय हो जाता था जिसका शासक या तो कथित रूप से शासन करने में असमर्थ हो या बिना पुत्र उत्तराधिकारी के वह मर जाए। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था।
1848 में लॉर्ड डलहौजी ने इसे आधिकारिक नीति बना दिया था। चलिए खबर के आखिर में कित्तूर विद्रोह पर भी एक नजर डालते हैं। ये विद्रोह 1824 से 1829 तक चला था। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। रानी चेन्नम्मा ने दत्तक पुत्र को निर्वासित करने के ब्रिटिश आदेश को नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टोन को ब्रिटिश आदेश के खिलाफ पत्र भेजा, लेकिन रानी चेन्नम्मा का आग्रह स्वीकार नहीं किया गया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आधिकारिक नीति बनाया गया था। हालांकि इससे पहले कित्तूर में इसे व्यावहारिक रूप से लागू किया गया था। यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करने का पहला उदाहरण भी था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद ब्रिटिश और कित्तूर के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी और 1824 में हुई पहली लड़ाई में ब्रिटिश हार गए, लेकिन बाद में रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया और 1829 में बेलहोंगल किले में कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब रुख करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। ग्रीन वॉशिंग की रोकथाम और विनियमन पर दिशा निर्देशों का मसौदा जारी किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने प्रस्तावित दिशा निर्देशों पर लोगों से टिप्पणियां मांगी हैं। ये दिशा निर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जारी किए जाएंगे। ग्रीन वॉशिंग वास्तव में एक प्रकार का भ्रामक और गुमराह करने वाला विज्ञापन है। इसमें कोई कंपनी अपने उत्पादों, गतिविधियों या नीतियों से जुड़े वास्तविक तथ्यों को छिपाकर इन्हें पर्यावरण या समाज के अनुकूल या हितैषी दिखाने का प्रयास करती है। इसके लिए बढ़ा चढ़ाकर अस्पष्ट, झूठे या आधारहीन दावे किए जाते हैं। इसमें गुमराह करने वाले शब्दों, संकेतों या तस्वीरों का उपयोग किया जाता है। साथ ही इनके पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को छिपाकर सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया जाता है। इस मसौदे के दिशा निर्देश क्या हैं? चलिए इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। ये दिशा निर्देश सभी विज्ञापनों पर लागू होंगे, चाहे विज्ञापनों का फॉर्मेट और मीडियम कुछ भी हो। इन्हें विज्ञापन के सेवा प्रदाता, विज्ञापनदाता, समर्थनकर्ता आदि पर भी लागू किया जाएगा। लेकिन ये दिशा निर्देश ऐसे किसी विज्ञापन या संचार पर लागू नहीं होंगे जो किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार नहीं करते हैं। अगला है निषेध। जिस भी व्यक्ति पर ये दिशा निर्देश लागू होंगे वो ग्रीन वॉशिंग की गतिविधि में सम्मिलित नहीं हो सकता। पर्यावरण अनुकूल होने के दावों की पुष्टि के लिए क्लीन, ग्रीन, इको फ्रेंडली, इको कॉन्शियसनेस, कार्बन न्यूट्रल जैसे सामान्य शब्दों का पर्याप्त प्रमाणन और पुष्टि के बिना इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है पर्याप्त प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर। विज्ञापनों या संचार में पर्यावरण अनुकूल होने के सभी दावों का पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा। किसी एक उत्पाद या सेवा को किसी अन्य उत्पाद या सेवा से अधिक पर्यावरण अनुकूल होने का दावा सत्यापन योग्य और प्रासंगिक डेटा पर आधारित होना चाहिए। साथ ही ऐसे डेटा को उपभोक्ता को बताया जाना चाहिए। प्रकटीकरण उपभोक्ताओं के लिए आसानी से सुलभ होना चाहिए। साथ ही पर्यावरणीय दावों से संबंधित डेटा और प्रकटीकरण संबंधी डेटा में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षी या भावी पर्यावरणीय दावे तभी किए जा सकते हैं जब स्पष्ट और कार्रवाई योग्य योजनाएं विकसित कर ली गई हो। इस तरह की योजनाओं में ये बताना आवश्यक है कि उन दावों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की ओर। ट्रिपल डिप ला नीना, अनऑर्थोडॉक्स सर्कुलेशन एंड अनयूजुअल स्पिन इन एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया शीर्षक से एक अध्ययन जारी किया गया। यह अध्ययन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने किया था। अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में साल 2022-23 की सर्दियों के दौरान प्रदूषण में रहस्यमयी विपरीत रुझान दर्ज किया गया था। दक्षिण पश्चिमी भारत में असामान्य रूप से सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। वहीं पिछले कुछ वर्षों से अधिक प्रदूषित रहे उत्तर भारत में इस बार अपेक्षाकृत स्वच्छ वायु दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ट्रेंड रिवर्सल क्यों हुआ है? इसका जवाब ये है कि साल 2022 की सर्दियों के दौरान असामान्य ट्रिपल डिप ला नीना परिघटना का अंतिम चरण देखा गया था। ट्रिपल डिप के तहत ला नीना परिघटना लगातार 3 साल तक जारी रहती है। इसी के साथ ही वायु की सामान्य दिशा में परिवर्तन भी हुआ है। सामान्य अवधि में वायु उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है।
इसका मतलब है कि ये पंजाब से और गंगा के मैदानी इलाकों की ओर बहती है। इसी वजह से पंजाब में पराली जलाने से निकले प्रदूषक हवा के साथ दिल्ली की ओर प्रसारित होने लगते हैं। हालांकि साल 2022 की सर्दियों में वायु का परिसंचरण उत्तर दक्षिण दिशा में हुआ था। इसकी वजह से पंजाब और हरियाणा से आने वाले वायु प्रदूषक दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों को पार करके देश के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बढ़ गए। इस कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण का कम स्तर दर्ज किया गया। ला नीना इस परिघटना में मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में महासागरीय सतह ठंडी हो जाती है या तापमान औसत समुद्री सतह तापमान से कम हो जाता है। आमतौर पर यह परिघटना हर 3 से 5 साल में घटित होती है। इसकी वजह से भारत में अधिक मानसूनी वर्षा होती है। अब रुख करते हैं 5वीं मुख्य खबर की ओर। पोटेशियम की उपेक्षा से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा शीर्षक से एक शोध प्रकाशित किया गया। नाइट्रोजन और फास्फोरस के अलावा पोटेशियम पौधों की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। भारत में पौधों की वृद्धि के लिए मैक्रो पोषक तत्वों अर्थात एनपीके का आदर्श अनुपात 4:2:1 माना गया है। पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाने के लिए मृदा में पोटेशियम उपलब्धता के आधार पर 4 पूलों में मौजूद हो सकता है: सॉइल सॉल्यूशन पोटेशियम, एक्सचेंजेबल पोटेशियम, नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम और मिनरल पोटेशियम। इनमें से सबसे बड़ा पूल खनिज पूल है, जैसे कि फेल्ड्स्पार और अभ्रक। हालांकि ये पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। खबर की बेहतर समझ के लिए चलिए पोटेशियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पोटेशियम भोजन के लिए उगाई जाने वाली सभी फसलों में मौजूद होता है। ये पौधों में लॉजिंग को रोकने में मदद करता है। ऐसा कोशिका भित्ति की स्थिरता, परासरण दबाव और स्फीति दबाव पर लॉजिंग के प्रभाव के कारण होता है। पोटेशियम पादप कोशिकाओं में शर्करा की उच्च सांद्रता को बढ़ावा देता है। इससे फल मीठे हो जाते हैं। ये अधिक उपज देने वाली फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। पोटेशियम नाइट्रोजन के साथ पौधों की वृद्धि को संतुलित करने में भी मदद करता है। इससे पौधा स्वस्थ रहता है। पोटेशियम एक एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में कार्य करता है और परिणाम स्वरूप पाले के खिलाफ पादप सहनशीलता में सुधार लाता है। यह सर्दियों की फसलों के लिए विशेष रूप से सहायक है। पोटेशियम पौधे के भीतर पानी की मात्रा को विनियमित करने में भी सहायक है। इस प्रकार उन्हें सूखा प्रतिरोधी बनाने में सक्षम बनाता है। इस शोध के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। एक अनुमान के अनुसार वैश्विक कृषि मृदा का 20% पोटेशियम की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। इतना ही नहीं, मृदा में नकारात्मक पोटेशियम संतुलन भी पाया गया है। मृदा में इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले पोटेशियम की तुलना में फसलें अधिक मात्रा में पोटेशियम का उपभोग कर लेती हैं। उदाहरण के लिए समझे तो भारत में मृदा को पोटेशियम समृद्ध माना जाता रहा है। हालांकि मृदा में नकारात्मक पोटेशियम संतुलन के कारण फसलों की पैदावार में कमी आ रही है। अगला निष्कर्ष है सीमित भूवैज्ञानिक भंडार। कनाडा, बेलारूस और रूस के पास दुनिया के लगभग 70% पोटाश भंडार है। पोटाश उर्वरकों की मौजूदा कमी के लिए उत्तरदायी कारण है। उर्वरकों की बढ़ती मांग, कोविड-19 के बाद रिकवरी, रूस यूक्रेन संघर्ष आदि। इनके अलावा अगला निष्कर्ष है पर्याप्त पर्यावरणीय प्रभाव। निकाले गए प्रत्येक टन पोटेशियम से लगभग 3 टन खदान अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ये अपशिष्ट बारिश के जरिए आसपास की नदियों और भूजल में बह जाता है। चलिए अब रुख करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल लॉन्च की। आपको बता दें कि इससे पहले इस पहल की घोषणा भारत में आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में की गई थी। GIDH वैश्विक स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रबंधित हितधारकों का नेटवर्क होगा। ये नेटवर्क एक ही जैसे प्रयास करने तथा उत्पाद केंद्रित डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चुनौतियों का समाधान करेगा। GIDH का सचिवालय जिनेवा स्थित WHO मुख्यालय में होगा। चलिए सबसे पहले डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति 2020-2025 का समर्थन करने वाले प्रयासों में समन्वय स्थापित करना।
अगला, मानकों को विकसित करने और मजबूत करने के लिए गुणवत्तापूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करना। और अंत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायक साधनों के उपयोग को बढ़ाने में मदद करना। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और GIDH के मूलभूत स्तंभ के बारे में चर्चा करते हैं। देशों के लिए आवश्यक ट्रैकर, ये डिजिटल स्वास्थ्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है। राष्ट्र संसाधन पोर्टल, ये संसाधनों के पारंपरिक और नवीन अवसरों की पहचान करने पर केंद्रित है। ट्रांसफॉर्मेशन टूलबॉक्स, इसके माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के प्रबंधन में राष्ट्रों की क्षमता को मजबूत करने के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। आयोजन और ज्ञान का आदान प्रदान, मजबूत सहयोग और ज्ञान आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिजिटल स्वास्थ्य की दिशा में भारत द्वारा कई पहलें लागू की गई हैं। जैसे वर्ष 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम स्थापित करना है। इससे हेल्थ इकोसिस्टम के भीतर अलग अलग स्रोतों से स्वास्थ्य से संबंधित डेटा एकत्रित और उपयोग करने को बढ़ावा मिलेगा। यह आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री जैसे घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी डेटा की इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देता है। चलिए अब GIDH के स्तंभों के बारे में जान लेते हैं। देश के लिए आवश्यक ट्रैकर, राष्ट्र संसाधन पोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशन टूलबॉक्स, आयोजन और ज्ञान का आदान प्रदान, संसाधनों का बेहतर तथा देशों की प्राथमिकताओं के अनुरूप उपयोग करना, गुणवत्ता आश्वासन युक्त डिजिटल समाधान और मजबूत स्थानीय क्षमता। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है जाम्बिया। इस देश की राजधानी है लुसाका। भारत ने हैजे का प्रकोप झेल रहे जाम्बिया को चिकित्सा सहायता भेजी है। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। ये दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में जिम्बाब्वे, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना और नामीबिया, पश्चिम में अंगोला तथा उत्तर पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से लगती हैं। आखिर में इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ की स्थलाकृति में अधिकतर ऊंचे पठार स्थित हैं, साथ ही कुछ पहाड़ियां और पर्वत भी हैं। यहाँ मुख्य रूप से सवाना वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और पेड़ों से आच्छादित भूक्षेत्र भी मिलते हैं। इस देश की प्रमुख नदियां हैं जाम्बेजी, काफू, लुआंगवा आदि, और प्रमुख झील है टांगानिका झील, और सर्वोच्च शिखर है माफिंगा हिल्स। बुलेटिन के आखिर में चलिए बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने रिटेल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित करने की योजना का संकेत दिया है। इन रिटेल प्रोजेक्ट्स में रूफटॉप सोलर, PM कुसुम, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट्स आदि शामिल हैं। भारत ने गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए IBSA फैसिलिटी फंड में $1 मिलियन का अंशदान किया है। IBSA फंड की स्थापना 2004 में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त रूप से की थी। गोवा राज्य सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने उपराष्ट्रीय स्तर पर मिश्रित वित्त सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सुविधा के माध्यम से राज्य के जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता दी जाएगी। शोधकर्ताओं ने पाया कि ग्रीन एनाकोंडा वास्तव में आनुवंशिक रूप से 2 भिन्न प्रजातियां हैं। केरल ने वायनाड जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्या के समाधान के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने MAXI J1820+070 नामक एक ट्रांजिएंट एक्सरे बाइनरी सिस्टम का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के लिए टीम ने एस्ट्रोसेट की पूर्ण मल्टी वेवलेंथ क्षमताओं का इस्तेमाल किया है। हाल ही में जारी 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स HPI में भारत फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया है। HPI को हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।